गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। यह वीडियो प्रधानमंत्री सीरीज का ही है। 20 क्वेश्चनों का टेस्ट आपसे लिया जा चुका है। यह वीडियो छोटा है, 10 क्वेश्चनों का टेस्ट है। कोशिश करिएगा सबके सब सही हो। आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। कोशिश करिएगा कि ढेर सारा आपका सही हो, 100% सही करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था किसके मॉडल पर आधारित है? हमारे संविधान में जो संसदीय व्यवस्था है वो किसके मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन ए कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये जो संसदीय व्यवस्था है किसके मॉडल पर आधारित है? कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सोचिए। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है। जो संसदीय व्यवस्था है ये ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित है। अगर आप देखेंगे तो भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। दरअसल ब्रिटेन के संविधान से ही संसदीय व्यवस्था लिया गया है। ब्रिटेन की जो संसद है विश्व की संसद की जननी बोली जाती है। मतलब सबसे पहले संसद की शुरुआत ब्रिटेन से ही हुई है, इसलिए ब्रिटेन की संसद को विश्व की संसद की जननी कहा जाता है। और हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था लिया गया है हमारे संविधान में वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दूसरा सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। ऑप्शन दूसरा है मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन तीसरा है भारत की राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख मंत्रिपरिषद होती है। और ऑप्शन चौथा है अनुच्छेद 75 केवल मंत्रियों के नियुक्ति से संबंधित है। सोचिए। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। यह केवल मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित नहीं है, मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध हैं, उनके कार्य, उनके प्रशासन के बारे में। तो अनुच्छेद 75 में और भी बहुत सारे उपबंध दिए गए हैं। तो ये केवल मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित नहीं है, ये गलत है। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। बाकी जो दिया है अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है, ये सही है। और जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, जो नेता होता है, वही प्रधानमंत्री होता है। भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख मंत्रिपरिषद ही होती है, क्योंकि सारा कार्य इन्हीं लोगों को करना होता है। तो ऑप्शन तीनों सही थे, ये चौथा गलत था। पूछा था कौन सा गलत है, मतलब सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। याद रखिएगा। यहाँ पर आप व्याख्या देख लीजिए। अनुच्छेद 75 केवल मंत्रियों के नियुक्ति से संबंधित होने के साथ साथ उनके कार्यकाल, उत्तरदायित्व, शपथ और वेतनों से भी संबंधित है। तो कई चीज़ें हैं, केवल नियुक्ति से संबंधित नहीं था। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 75 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं है। आप जब भी क्वेश्चन पढ़े तो नहीं को जरूर अंडरलाइन करें अगर किसी भी क्वेश्चन में है तो। कह रहा है कि अनुच्छेद 75 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। दूसरा है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्य के 15% से अधिक नहीं होगी। तीसरा है सभी मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। चौथा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। कह रहा है कौन सा सही नहीं है? सोचिए। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही नहीं है, मतलब ये आंसर सही है। पूछा कौन सा गलत है, तो ये ऑप्शन तीसरा जो है, सी जो है, गलत है। दरअसल सभी मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ये गलत है, क्योंकि इनको हटाने और नियुक्त करने का काम राष्ट्रपति का होता है। प्रधानमंत्री केवल सलाह देता है। तो ये तीसरा गलत है। और ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, सही है। मंत्रिपरिषद सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद
सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद में जितने भी लोग होंगे उनको लोकसभा के पूछने पर जवाब देना पड़ेगा, यही उत्तरदायित्व है उनका, तो ये सही है। तो ऑप्शन जो तीसरा है ये गलत है कि मंत्री प्रधानमंत्री के पद प्रसाद पर्यंत पद धारण करें, गलत है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जब भी चाहे इनको हटा सकता है, एकदम से हटा सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के हटाने का काम राष्ट्रपति करेगा, बस प्रधानमंत्री कह सकता है हटाने के लिए, प्रधानमंत्री नहीं हटा सकता। तो ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद। किसके द्वारा भारत सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं? सोचिए। चलिए आपको ऐसे बताते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। संसद के द्वारा मंत्रियों के जो वेतन भत्ते निर्धारित होते हैं ये संसद के द्वारा निर्धारित होते हैं। यहाँ पर देखिए आप व्याख्या, भारत सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। संसद जो जितना भी वेतन भत्ता निर्धारित करेगी वही दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी सही है, इंपॉर्टेंट है बहुत, कई बार पेपर में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही कथन कौन सा नहीं है? कह रहा है कौन सा सही कथन नहीं मतलब गलत है। पहला ऑप्शन है, यदि कोई मंत्री बनने के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर लोकसभा की सदस्यता हासिल करनी होगी। दूसरा ऑप्शन है, एक मंत्री जिस सदन का सदस्य है वह दूसरे सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है। तीसरा ऑप्शन है, एक मंत्री जिस सदन का सदस्य है केवल उसी सदन के में मतदान कर सकता है। चौथा ऑप्शन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सोचिए कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा सही कथन कौन सा नहीं है। चलिए आपको ऐसे बताते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, मतलब ये गलत है। यदि कोई मंत्री बनने के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर लोकसभा की सदस्यता हासिल करनी होगी, ये गलत है। लोकसभा की सदस्यता या फिर राज्यसभा की सदस्यता, किसी भी सदन की सदस्यता अगर उसे मिल जाए तो वह मंत्री बना रह सकता है। दरअसल जैसे ये संसद है, संसद में लोकसभा और ये राज्यसभा है, तो राज्यसभा या लोकसभा का कोई भी आदमी संसद का सदस्य या फिर मंत्री बन सकता है, बशर्ते उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी होगी। तो यहाँ केवल लोकसभा दिया तो गलत है, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है या फिर लोकसभा का। दूसरा ऑप्शन दिया है तो ये पहला गलत था, इसीलिए पहला सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन था कि एक मंत्री जिस सदन का सदस्य है वह दूसरे सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है, सही है। अगर वो लोकसभा का सदस्य है, अगर वो राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेना चाहता है तो ले सकता है, अगर राज्यसभा का सदस्य है लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेना चाहता है तो ले सकता है। तीसरा, एक मंत्री जिस सदन का सदस्य है वह केवल उसी सदन में मतदान कर सकता है, ये भी सही है। जिस सभा का वो सदस्य है उसी सभा में मतदान कर सकता है। किसी भी विधेयक के पक्ष में अगर वोटिंग हो रही हो तो वो केवल उसी सभा में मतदान कर सकता है जिसका वो सदस्य होता है। और चौथा ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो जानते हो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत था और पूछा है कौन सा गलत है, तो ये ऑप्शन ए गलत है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति मंत्री बनने के 6 माह के बाद भी किसी सदन का सदस्य होना जरूरी होता है, लेकिन उसको सदन का सदस्य किस तरीके से बनाया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है निर्वाचन द्वारा, दूसरा नामांकन द्वारा, तीसरा या तो निर्वाचन या तो नामांकन, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। सोचिए कौन सा सही है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, या तो निर्वाचन या तो नामांकन। कोई भी व्यक्ति जैसे ये हुआ संसद में लोकसभा और ये हुआ राज्यसभा। लोकसभा में 545 व्यक्ति होते हैं जिसमें से 2 नामांकित होते हैं या फिर मनोनयन होता है। राज्यसभा में 245 लोग होते हैं जिनमें से 12 नामांकित होते हैं या मनोनीत होते हैं। तो जो निर्वाचित होकर गए हैं वो भी मंत्री बन सकते हैं और ये जो लोग मनोनीत हुए हैं ये भी मंत्री बन सकते हैं। तो यहाँ दिया या तो निर्वाचन या तो नामांकन, तो ऑप्शन सी सही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, सभी मंत्री एक दल की भांति कार्य करेंगे। सोचिए क्या आंसर हो सकता है? चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों। चलिए मैं आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ये भी सही है। और ये एक दल के रूप में काम करते हैं, ये भी सही है। दोनों सही है। और यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, ए और सी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप व्याख्या देख लीजिए। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, और इसका मतलब यह है कि सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और एक दल की भांति कार्य करेंगे। तो यही ऑप्शन ए और सी दोनों सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो, जब लोकसभा मंत्रिपरिषद विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो ऑप्शन ए है लोकसभा से चुने गए सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ऑप्शन दूसरा है राज्यसभा से चुने गए सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों। चौथा ऑप्शन है केवल प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा। सोचिए कौन सा सही हो सकता है? चलिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो इसका मतलब ये है कि लोकसभा से जितने भी मंत्री चुने गए सबको त्यागपत्र देना पड़ेगा, और राज्यसभा से जितने मंत्री चुने गए हैं सबको त्यागपत्र देना पड़ेगा। और अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी, नया चुनाव कराया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों सही है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्री को चाहे वे लोकसभा से चुने गए हों या फिर राज्यसभा से चुने गए हों त्यागपत्र देना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो, यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे राष्ट्रपति स्वयं संज्ञान से में लेकर हटा सकता है, उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, वह मंत्री बना रह सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोचिए, काफी मशहूर क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इससे पता चलेगा आपको कितना नॉलेज है प्रधानमंत्री के टॉपिक में, थोड़ा गहराई में। सोचिए, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय से सहमत नहीं, जैसे मंत्रिमंडल की बैठक हुई, वहाँ पर प्रधानमंत्री उपस्थित थे और जो कैबिनेट के मंत्री सब उपस्थित हैं, उन्होंने कोई निर्णय लिया है, सभी सहमत हैं, अगर कोई मंत्री उससे सहमत नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा, उसे उस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ेगा, वो उसमें नहीं रह सकता तब, इसलिए सहमति दिखाना जरूरी है। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए व्याख्या, उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। सन 1953 में हिंदू कोड बिल पर सहमत न होने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को त्यागपत्र देना पड़ा था। दरअसल 1953 का हिंदू कोड बिल क्या था, इसको समझ लीजिए। अंबेडकर साहब इस बिल को लाना चाहते थे, इसकी वजह से उत्तराधिकार का नियम लाना चाहते थे। उत्तराधिकार का मतलब कि जैसे माँ बाप की जो संपत्ति होती है इसमें केवल बेटे का हिस्सा होता है, तो वो ये लाना चाहते थे कि इसमें बेटे और बेटी का दोनों का बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए। तो ये 1953 में हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, जिसका पूरे देश में बहुत व्यापक विरोध हुआ, जिसकी वजह से नेहरू ने इस बिल को वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित किया। लेकिन अंबेडकर जी इसके पक्ष में नहीं थे, वो इस बात को नहीं माने, अतः वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए। मतलब वो चाहते थे कि पारित हो जाए, वह बिल पारित नहीं हो पाया उस समय 1953 में, क्योंकि लोग इसके खिलाफ थे। सब लोग चाहते थे कि माँ बाप के संपत्ति में हिस्सा केवल लड़के को ही मिले, लड़की को ना मिले, जबकि यह कानून लाया जा रहा था कि लड़के और लड़की दोनों को मिले। इसीलिए प्रॉब्लम था और सब जगह विरोध होने लगा, तो इस बिल को रद्द कर दिया गया। तो अंबेडकर जी इससे सहमत नहीं हुए तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा।
तो 2005 में यह बिल पारित किया गया। ध्यान रखिएगा, 2005 में हिंदू कोड बिल, उत्तराधिकार का बिल पारित किया गया। और वर्तमान में संपत्ति में लड़के और लड़की का बराबर का अधिकार अभी है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए 10वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कैबिनेट वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती है? सोचिए किसने कहा था, यह कथन किसका है? बड़ा मशहूर कथन है कि कैबिनेट वह धुरी है जिसके चारों तरफ राजनीतिक मशीनरी घूमती है। सर जॉन मैरियट, डॉक्टर अंबेडकर, चर्चिल, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, सर जॉन मैरियट। यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा और आप सभी क्वेश्चन सही किए होंगे। पढ़ते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।